सो अभी हमने डिस्कस करना है कि मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना क्या है, कौन सा ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कौन से पार्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये थ्योरी जो है वो स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी कहलाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और ये इट वाज गिवन बाय हेग्सले एंड हैंसन। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि व्हेन सार्कोमेयर शॉर्टन, अब सार्कोमेयर क्या थे कि आपका एक जेड डिस्क और एक और जेड डिस्क, इन दो जेड डिस्क के बीच में जो आपके एक्टिन और मायोसिन फाइलामेंट का रीजन आता था उसको हम सार्कोमेयर कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू देम जब सार्कोमेयर शॉर्टन्स ना, जब सार्कोमेयर का साइज छोटा होता है, द थिक एंड थिन फाइलामेंट डू नॉट चेंज देयर लेंथ। ना तो थिक फाइलामेंट छोटे होते हैं ना थिन फाइलामेंट छोटे होते हैं। हमने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में कि ना तो थिक फाइलामेंट छोटे होते हैं ना थिन फाइलामेंट छोटे होते हैं, बल्कि थिन फाइलामेंट जो है वो थिक फाइलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाता है। इसीलिए इस थ्योरी को स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी कहते हैं। दे जस्ट स्लाइड पास वन एनदर विद द थिन फाइलामेंट मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। वो सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ थिन फाइलामेंट मूव करता था हमारा, जिसको हम एक्टिन फाइलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये जेड डिस्क है, कॉर्ड जेड डिस्क है, और यहाँ आपका थिक फाइलामेंट मौजूद है, ठीक है, और यहाँ आपका थिन फाइलामेंट मौजूद है। जब ये थिन फाइलामेंट स्लाइड करके यहाँ तक आ जाते हैं, ये भी स्लाइड करके अंदर यहाँ तक आ जाता है। अब बीच में पहले क्या एक एज जोन होता था, अगर हम इसको यहाँ पर देखें, एक एज जोन होता था जहाँ पर सिर्फ मायोसिन फाइलामेंट पाया जाता था, वहाँ पर एक्टिन फाइलामेंट होता ही नहीं था। लाइक ये पूरा रीजन हमारा एज जोन कहलाता था। बट जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्टिन फाइलामेंट स्लाइड करते हैं, तो एक्टिन फाइलामेंट करीब आ जाते हैं यहाँ तक, ये वाले भी करीब आ जाते हैं। तो जो एज जोन था बेसिकली वो लाइटर रीजन था, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मौजूद था। बट अब बिकॉज एक्टिन फाइलामेंट स्लाइड करके इसके ऊपर आ जाएंगे, इस जगह को कम कर देंगे, तो एज जोन की लेंथ कम हो जाती है। तो पहली बात कि जब आपके सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक चीज़ क्या होती है कि जेड डिस्क करीब आती हैं। पहला पॉइंट ये याद रखने का, जेड डिस्क करीब आ जाएंगी। क्यों करीब आ जाएंगी? जब एक्टिन फाइलामेंट अंदर आएगा ना, अंदर की तरफ, तो एक्टिन फाइलामेंट वहाँ जेड डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो इसको भी अपने साथ करीब ले आएगा। दूसरा काम क्या होता है, जो एज जोन होता है वो नैरो हो जाता है, ठीक है, या फिर तकरीबन डिसअपियर भी हो सकता है। अगर ज़्यादा करीब आ जाए तो या तो नैरो हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो सकता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। और अगर आई बैंड की बात करें, हाँ आई बैंड भी छोटे हो जाते हैं, बिकॉज आई बैंड वो रीजन थे जहाँ पर सिर्फ एक्टिन फाइलामेंट मौजूद था। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्टिन फाइलामेंट पहले सिर्फ यहाँ पर मौजूद थे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जेड डिस्क यहाँ आ जाएगी और एक्टिन आपके थिन फाइलामेंट यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखो आपके थिक फाइलामेंट और थिन फाइलामेंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो गया है, तो आई बैंड भी छोटा हो जाएगा। अगर इसको दोबारा से यहाँ से देखें, ये पूरा आपका एक्टिन फाइलामेंट अकेला कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ये जेड डिस्क यहाँ पे करीब आ जाएगी और अब इतना सा रीजन रह जाएगा, तो आई बैंड भी छोटा हो जाता है। तो क्या क्या काम होता है कि जेड डिस्क करीब आ जाती हैं या डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क डिक्रीजेज, एज जोन एंड आई बैंड गेट नैरोअर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग एंड जेड लाइन मूव क्लोजर टुगेदर, ठीक है। अब जो स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी है इसमें दो फिनोमेना होता है। सबसे पहले क्रॉस ब्रिज साइकिल होती है और देन उसके बाद रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। पहले क्रॉस ब्रिज साइकिल को हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से, फिर हम इसको रीड करेंगे। होता क्या है, देखो सबसे पहले ये होता है आपके पास ये एक्टिन फाइलामेंट मौजूद है, और इससे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, हमने मायोसिन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया है। ये एक्टिन फाइलामेंट है और ये पूरा मायोसिन है। अब मायोसिन के ऊपर यहाँ बहुत सारे उसके हेड निकल रहे होते हैं। ये जो ये एक्टिन है उसके ऊपर यहाँ पर एक साइड होती है जहाँ पर आपका मायोसिन का हेड क्या करता है, अटैच हो सकता है। ये मायोसिन का हेड है, यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो क्या होता है, आपका मायोसिन का हेड जब इस साइड के साथ बाइंड करता है तो इसकी अटैचमेंट हो जाती है। बट ये अटैचमेंट ऐसे नहीं होती, पूरा एक फिनोमेना होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि आपके मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन का हुक्म भी तो मिलना चाहिए। तो आपके मोटर न्यूरॉन के ज़रिए नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का सिग्नल लेके आती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक सिग्नल मिलता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल कैसे मिलता है कि आपका एक साइनेप्स बन रहा होता है मसल फाइबर और आपके न्यूरॉन के एंड प्लेट के बीच। तब यहाँ से वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रिलीज़ होता है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और कुछ चैनल पे बाइंड करता है, तो इसकी वजह से ये जो सार्कोलीमा थी हमारी, पहले वो कैल्शियम को अंदर नहीं आने देता था, बट अब इसकी वजह से कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब कैल्शियम अंदर आता है ना,
तो वो एक और काम भी कराता है। अच्छा, हमने ट्रांसफर ट्यूब्यूल भी पढ़ा था कि किस तरह सार्कोलेमा अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है और ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ से भी कैल्शियम, कुछ दरवाजे होते हैं, इसके गेट खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम था। उस सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम का काम क्या था? कैल्शियम को स्टोर करना। जब मसल के कॉन्ट्रैक्शन का हुक्म मिलता है, नर्व इम्पल्स आती है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर मौजूद कैल्शियम भी बाहर आना शुरू हो जाता है। यानी कि पूरे आपके साइटोप्लाज्म यानी कि सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम आना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ जाता है तो फिर एक और फिनोमेना ट्रिगर होता है। वो क्या होता है? हमने पढ़ा था कि किस तरह अगर एक्टिन फाइलामेंट होता है, उस एक्टिन फाइलामेंट के ऊपर जहाँ पर मायोसिन के हेड ने अटैच होना था वहाँ पर पहले ट्रोपोमायोसिन मौजूद था। जब इतना ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगा ना, मसल फाइबर के अंदर, तो वो कैल्शियम जाएगा और ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हो जाएगा। जब कैल्शियम मसल के साथ या मसल के किसी कंपोनेंट के साथ अटैच हो जाता है ना, वो उसको डीपोलराइज कर जाता है। तो फिर आपका ट्रोपोमायोसिन विच वॉज एक्चुअली इनहिबिटिंग द मायोसिन हेड टू बाइंड विद दैट पार्ट ऑफ एक्टिन, अब वो डीपोलराइज हो जाएगा। जब डीपोलराइज हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अब वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ट्रोपोमायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वो उस जगह से हट जाएगा, दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली हो जाएगी तो आपका ये जो हेड है, मायोसिन हेड, ये क्रॉस ब्रिज बना लेगा। किसके साथ? आपके एक्टिन फाइलामेंट के साथ। इसको कहते हैं पूरा क्रॉस ब्रिज का बनना। अब जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो उसके बाद जो एक कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है वो ऐसे नहीं होती है। होता क्या है, जैसे ही हम एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि सब कुछ हो गया यहाँ तक और जो आपका हेड था उसने बाइंड कर लिया है किसके साथ? आपके मायोसिन या आपके एक्टिन फाइलामेंट के साथ। पहला स्टेप क्या है? एटीपी जो है वो मायोसिन का जो हेड है सबसे, अब एटीपी भी आएगा। कैल्शियम के बाद जो दूसरा काम होता है वो एटीपी का होता है। एटीपी है वो आता है और बाइंड कर जाता है मायोसिन के हेड के साथ। ये एटीपी का मॉलिक्यूल दिखाया गया, ये आएगा घूम के और मायोसिन के सर के साथ बाइंड कर जाएगा। जब एटीपी मायोसिन के हेड के साथ बाइंड कर जाता है, इट कॉज द डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली पहले एक्टिन और मायोसिन आपस में कनेक्टेड थे, अब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और रिलीज स्टेट हो जाएगी। अब उसके बाद अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ भी है कि चलो हम एक इमेजिन करते हैं, हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि अभी जो है वो एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने ये काम नहीं करवाया कि हम क्या करते हैं कि पहले एक्टिन को या आपके मायोसिन के हेड को अलग से देखते हैं और फिर उसको जुड़वाते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या? जब ये आपका मायोसिन का हेड आपके एक्टिन के साथ कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है, तो वहाँ पर एटीपी का काम होता है। एटीपी आएगा तो मायोसिन के हेड को यहाँ से अलग करेगा। अगर एटीपी नहीं आता तो मायोसिन का हेड हमेशा इसके साथ कनेक्टेड ही रहता है और मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। तो क्या होगा? एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन के हेड के साथ और वो क्या करेगा? जो मायोसिन का हेड है इसको एक्टिन से अलग कर लेगा और यहाँ पर वो पहले स्ट्रेट था, बिल्कुल सीधा था, अब वो साइड पे पहले ऐसे कनेक्टेड था, सीधा था पेन की तरह, अब वो साइड पे मूव जाएगा। कौन साइड पे हो जाएगा? आपका मायोसिन का हेड। पहले मायोसिन का हेड बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक्सेस पे था, अब वो साइड पे इस तरह हो जाएगा और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह हो रहा है। तो अब जब वो इस तरफ साइड पे हो जाएगा ना, तो जैसे ही वो साइड पे होगा तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज, एटीपी जो है टूट जाएगा, कॉजिंग द मायोसिन हेड टू रिटर्न टू द ओरिजिनल रेस्टिंग कन्फर्मेशन। कैसे? ये था जब आपका जो मायोसिन का हेड होता है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होता है ना, वो इसकी एक एबनॉर्मल पोजीशन है, उसको सुकून नहीं मिल रहा होता। तो सुकून हासिल करने के लिए वो क्या करता है? वो कहता है कि एटीपी को कि तुम एटीपी टूटो। जब एटीपी टूटता है तो क्या बनता है? अगर आपका एटीपी टूटेगा तो एटीपी के टूटने से एक एडीपी बनता है और एक पीआई बनता है। तो एटीपी टूटेगा एडीपी और पीआई में, और जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में था एडीपी बाइंड हुआ और एडीपी बाइंड होने के बाद एडीपी हाइड्रोलाइज हुआ और हाइड्रोलाइज होने के बाद इसने क्या किया? उसको साइड पे मूव करा दिया, यानी कि उसकी रेस्टिंग जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना कि वो अटैच ही नहीं है, उस कंडीशन में यूँ ले आया। ठीक है, अभी तक हुआ क्या है? पहले स्ट्रेट था और वो कनेक्टेड था आपके मायोसिन एक्टिन के साथ। मायोसिन का हेड वॉज कनेक्टेड विद योर एक्टिन का हेड। फिर क्या हुआ? एटीपी आया, वो उसके साथ बाइंड कर गया। जैसे ही एटीपी इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा? आपका मायोसिन का हेड आपके एक्टिन के साथ डिसोसिएट हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, पर नीचे तो हो जाएगा बट अभी भी इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, या अभी इसको सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेगा? सुकून में आने के लिए, नॉर्मल हालत में आने के लिए ये एटीपी को कहेगा कि तुम हाइड्रोलाइज हो जाओ। तो एटीपी टूटेगा इनटू एडीपी एंड
पीआई जैसे ही वो हाइड्रोलाइज होगा तो ये अपनी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये फिनोमेना हुआ, एडीपी हाइड्रोलाइज हुआ और ये आपका नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में इस पोजीशन में आ गया। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म। अब नॉर्मल हालत में तो आ गया, जब ये नॉर्मल हालत में आता है इसको कॉक स्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉक स्टेट कहते हैं। और कॉक स्टेट यानी कि एक एनर्जी से भरी हुई स्टेट होती है। सवाल पैदा होता है एनर्जी से भरी हुई स्टेट क्यों है, अरे एटीपी आया था, जब एटीपी टूटता है तो कुछ एनर्जी तो देता है ना आपको। अब उसने एनर्जी दे के तो एक काम ये करा है कि उसको वो इस हालत में ले आया कि वो साइड पे मूव कर गया है, बट वो इसके अंदर एनर्जी भर के चला गया है। इसको कहते हैं कॉक स्टेट। कॉक स्टेट में दो काम हो रहे हैं, वो जो आपको याद रखने, कॉक स्टेट में एडीपी भी अटैच है और पीआई यानी कि फॉस्फेट भी अभी तक आपके हाइड्रोलाइज तो हो गया एडीपी, बट वो टूट के अलग अलग नहीं गए, बल्कि अभी तक मायोसिन के हेड के साथ अटैच है, कनेक्टेड है। उसके बाद क्या होगा, अ क्रॉस ब्रिज फॉर्म्स एंड द मायोसिन हेड बाइंड टू अ न्यू पोजीशन। हम इमेजिन करते हैं कि पहले वो उसने जब बाइंड किया था ना आपके एक्टिन के साथ, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करा के आगे ले आया था और वो इस पोजीशन में था। अब क्या करेगा, ये एडीपी बाइंड होगा तो ये डिटैच हो जाएगा, फिर एडीपी हाइड्रोलाइज होगा तो ये कॉक पोजीशन में आ जाएगा, अपनी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा तो अब अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो दोबारा इसे क्या करना चाहिए, एक्टिन के साथ बाइंड करना चाहिए और एक्टिन को और उस तरफ लेके जाना चाहिए। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक्टिन इस पोजीशन में मौजूद है और मायोसिन इस पोजीशन में है। अब क्या करता है, दोबारा कैल्शियम आता है। अगर दोबारा कैल्शियम नहीं आता, बल्कि पहले से ही अगर कैल्शियम वहाँ पर मौजूद है आपके सेल में और सेल आपका भरा पड़ा है कैल्शियम के साथ, तो क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटवा देगा। जब ट्रोपोमायोसिन एक्टिन्स में से हट जाएगा और अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो मायोसिन क्या करेगा, दोबारा जो अभी अपनी एनर्जी से भरी हुई स्टेट में था वो कनेक्ट हो जाएगा आपके एक्टिन के साथ। क्या, दोबारा एक्टिन के साथ आपका मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा, ये काम होता है। जैसे ही बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद क्या होना है कि जो फॉस्फेट है रिलीज कर देगा। तो मायोसिन हेड जो है चेंजेस द कन्फर्मेशन एंड रिजल्ट इन द पावर स्ट्रोक एंड द फिलामेंट स्लाइड पास ईचर। इसका क्या मतलब है, देखो पहले हुआ, हम इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले इस तरह मायोसिन हेड वॉज अटैच विद योर एक्टिन, एडीपी आया, डिटैच हुआ, एडीपी हाइड्रोलाइज हुआ, इस पोजीशन में आ गया। जब इस पोजीशन में आ गया है वो, तो उसके बाद अभी भी वहाँ पर एडीपी लगा हुआ है इसके साथ और फॉस्फेट लगा हुआ है। एडीपी एंड फॉस्फेट आर स्टिल बाइंडिंग विद मायोसिन हेड और कैल्शियम अभी भी आपके सेल के अंदर मौजूद है। फिर क्या होगा, इससे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। अब एक दफ़ा सार्कोमेयर या एक्टिन फिलामेंट को उस तरफ लेके जाने से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, आपको बार बार उसको मूव कराना होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो आपका एक्टिन है, मायोसिन का जो हेड है दोबारा जाके बाइंड कर जाएगा आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ। जैसे ही बाइंड करेगा फॉस्फेट वहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होता है ना, तो आपका जो ये एनर्जी से भरी हुई स्टेट थी ना, इट वॉज इन कॉक्ड स्टेट। कॉक्ड स्टेट में कब आया था, जब एडीपी हाइड्रोलाइज हुआ था। अब एनर्जी से भरी हुई स्टेट में ही वो उसके साथ बाइंड करता है और एनर्जी से भरी हुई स्टेट में ही फॉस्फेट रिलीज होता है। जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होता है ना, तो क्या होता है, आपका जो फॉस्फेट रिलीज होने के बाद जो ये कनेक्टेड था, ये फ़ौरन से इस पोजीशन में इसको ले आता है, फ़ौरन से आपके एक्टिन फिलामेंट को स्ट्रेट करता है। और हमने क्या, जब हमने स्टार्ट किया था इसकी कॉन्ट्रैक्शन को, हमने कहा था वो परपेंडिकुलर स्टेट में था, अभी तो परपेंडिकुलर नहीं था, बट जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होगा ये इसको खींचेगा। जब इसको खींचेगा और लाइक ये मेरी फिंगर उस तरफ मूव करेगी, तो ये भी उसके साथ मूव करके बिल्कुल यहाँ ले आने के बाद ये सीधा हो जाएगा। अब इमेजिन करते हैं बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि फॉस्फेट रिलीज़ हुआ है, रिजल्टिंग इन अब ये जो उसका आपके एक्टिन के साथ बाइंड करना, फॉस्फेट रिलीज होकर इसका एक्टिन के फिलामेंट को उस तरफ पुल करना, ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। तो पावर स्ट्रोक में होता क्या है, फॉस्फेट रिलीज होता है, मायोसिन का हेड चेंज करता है अपनी कन्फर्मेशन को कि पहले जब वो कॉक स्टेट में था वो इस तरह था और इस तरह, अब जब दोबारा आ जाता है वो इस स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और जब पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाता है एडीपी रिलीज हो जाता है। जब एडीपी रिलीज हो जाता है, अब इमेजिन करो अब आपका मायोसिन और एक्टिन आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अभी ये अटैच हो गए, और जब अटैच हो गए अब ये चाह रहा है कि मैं अपनी अटैचमेंट पोजीशन से हटूं और दोबारा से रिलैक्स करूं और दोबारा से अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहता हूं तो कॉक पोजीशन में आऊं। अब उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पर एटीपी का आना ज़रूरी है। जैसे ही एटीपी इसके साथ अटैच होता है ये क्या हो जाता है, उससे डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो पहले जब एडीपी रिलीज हो गया तो ये अभी भी उस परपेंडिकुलर पोजीशन में मौजूद है और इट इज़ कनेक्टेड विद एक्टिन फिलामेंट। बट जैसे ही दोबारा से एडीपी आएगा, एडीपी बाइंड करेगा मायोसिन के हेड के साथ, तो ही मायोसिन एक्टिन से डिटैच होता है, वरना हमेशा वो उसके साथ अटैच रहेगा। एडीपी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मायोसिन को हम एक्टिन से डिटैच करें। अब क्या होगा,
ATP आएगा, जैसे ही ATP आएगा स्टेप 1 होगा, और स्टेप 1 के नतीजे में जैसे ही ATP आएगा वो इससे डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद ATP हाइड्रोलाइज होगा। जब ATP हाइड्रोलाइज होगा तो ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। जब रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो ATP और जो फॉस्फेट थे वो अभी भी कनेक्टेड है। तो फिर क्या होगा, मायोसिन दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होगा इसको उस तरफ पुल करेगा, ठीक है, बिकॉज जब ATP हाइड्रोलाइज हुआ था तो अगेन वही काम हुआ था कि वो कॉक पोजीशन में था। जब ATP एंड फॉस्फेट आर कनेक्टेड विद इट, आवर मायोसिन हेड इज इन कॉक पोजीशन। जब वो कॉक पोजीशन में होता है तो बहुत एनर्जी से भरी हुई पोजीशन में होता है। तो जैसे ही वो दोबारा अटैच होगा एक्टिन के साथ, फॉस्फेट रिलीज होगा। जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होगा वो क्या करेगा, अगर ये मेरी फिंगर एक्टिन है तो इसको उस तरफ पुल करेगा। तो जैसे ही इसको वहाँ उस तरफ पुल करेगा तो वो दोबारा अपनी परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही परपेंडिकुलर पोजीशन में आएगा ATP रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ATP रिलीज होगा तो ATP अगर दोबारा आया और वो आपके मायोसिन के हेड के साथ बाइंड हुआ तो ये पूरी साइकिल रिपीट होगी, वरना वो हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि जो आपका मायोसिन का हेड है वो सवाल ये पूछा जाता है कि ATP का काम क्या होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। ATP का काम ये होता है कि वो मायोसिन के हेड को एक्टिन से डिटैच करवाता है। ATP कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा रहा, ATP क्या करवा रहा है, डिटैच करवा रहा है, ठीक है। सो अब ये पूरा प्रोसेस था। अगर इसको हम यहाँ से रीड कर लें कि जो क्रॉस ब्रिज की साइकिल है ये बिगिन होती है जब मसल फाइबर आर स्टिमुलेटेड बाय रिसीविंग नर्व इम्पल्स एट द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट पे इनको सिग्नल मिलता है न्यूरॉन की मदद से। जैसे सिग्नल मिलता है तो वहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है वो कहाँ से आता है, टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी आ जाता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी आ जाता है। और जब उसके अंदर आ जाता है तो वो क्या करता है, वो कैल्शियम को वहाँ से अंदर आने की इजाज़त दे देता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के जरिए कैल्शियम सारा सेल के अंदर आ जाता है। जो कैल्शियम आ जाता है वो रिलीज हो जाता है एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट। जैसे कैल्शियम आएगा वो ट्रोपोनिन C के पार्ट के साथ बाइंड करेगा, और ना सिर्फ इसके साथ बाइंड करेगा बल्कि वो ट्रोपोमायोसिन के साथ भी बाइंड करेगा, उसके डीपोलराइजेशन कराएगा, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग डीपोलराइजेज द ट्रोपोमायोसिन अलोंग द एक्टिन फिलामेंट। जैसे कैल्शियम बाइंड करेगा वो ट्रोपोमायोसिन को डीपोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से आपका ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन से ट्विस्ट मारेगा और वो मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देगा। जैसे ही एक्सपोज कर देगा आपका मायोसिन उसके साथ बाइंड कर जाएगा एक्टिन बाइंडिंग साइट पे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक सेल के अंदर कैल्शियम मौजूद है मायोसिन के अंदर एबिलिटी है कि वो एक्टिन के साथ बाइंड करे, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप जो मायोसिन का हेड है इट राइजेज बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ATP व्हेन बाइंड ATP इज हाइड्रोलाइज। अब होता क्या है, मायोसिन का हेड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। जब स्ट्रेट होता है तो फिर ATP उसके साथ बाइंड करता है। ATP बाइंड करता है तो वो उसको डिटैच हो जाता है। फिर वही पूरी साइकिल होती है कि ATP डीफॉस्फोराइलेज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू ADP एंड फॉस्फेट। ATP टूटता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू ADP एंड फॉस्फेट बाय एंजाइम ADPase, ठीक है। तो ATP को तोड़ने के लिए ADPase एंजाइम हमें चाहिए होता है। दिस कॉजेज द मायोसिन हेड टू एक्सटेंड एंड अटैच टू द बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिन। जैसे ही वो हाइड्रोलाइज होता है वो कॉक पोजीशन में आ जाता है और वो दोबारा बाइंड कर जाते हैं। हमने ये पढ़ा था ATP आएगा तो डिटैच होगा, ATP हाइड्रोलाइज होगा तो वो कॉक पोजीशन में चला जाएगा और फिर वो दोबारा बाइंड करेगा, दोबारा पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। दिस कॉजेज द मायोसिन हेड टू एक्सटेंड एंड अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। मायोसिन का हेड कब बाइंड करेगा, जब आपका वो कॉक पोजीशन में होगा और ATP हाइड्रोलाइज हो जाएगा इनटू ADP एंड फॉस्फेट। ATP का काम अभी तक याद रखना है वो ये है कि वो उसको डिटैच कराने में मदद देता है। बट हाँ, ATP जब बाइंड करेगा तो डिटैच होगा, जब ATP हाइड्रोलाइज होगा तो वो कॉक पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। और जब वो सारे आपके एक्टिन एंड फाइलामेंट और मायोसिन फाइलामेंट आर क्रॉस लिंक दे फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये जो प्रोसेस जिसमें आपका मायोसिन का हेड आपके एक्टिन के साथ या एक्टिन की पोजीशन के साथ बाइंड करता है, इसको क्रॉस ब्रिज साइकिल कहते हैं, क्रॉस ब्रिज का बनना कहते हैं। दिस एक्शन इज और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो बाइंड कर जाता है तो उसको पुल करता है एक्टिन के फाइलामेंट को, जिसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। एंड पावर स्ट्रोक इज ट्रिगर्ड अलाउइंग द मायोसिन टू पुल द एक्टिन फाइलामेंट टुवर्ड द M लाइन। वो उसको M लाइन कौन सी थी, जो A बैंड में बीच में आती थी, मायोसिन वाली जगह पर आती थी। ये M लाइन यहाँ पर होती थी, यहाँ आपके Z डिस्क होती थी, यहाँ एक्टिन फाइलामेंट होते थे। तो वो क्या करता है, मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच होकर इसको उस तरफ खींचता है, ठीक है, ताकि वो M लाइन के करीब आ जाए आपके एक्टिन के फाइलामेंट। देयर बाय शॉर्टनिंग द सार्कोमेयर। ADP एंड फॉस्फेट आर रिलीज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। पहले फॉस्फेट एंड देन ADP रिलीज होता है। फिर क्या होता है, मायोसिन रिमेन अटैच टू द एक्टिन
until a new molecule of ATP bind. जैसे ही न्यू मॉलिक्यूल बाइंड करेगा इट विल फ्री द मायोसिन एंड हैविंग बीन अनबाउंड फ्रॉम एक्टिन. मायोसिन हेड जो होता है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आता है जब वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसको कॉक पोजीशन में ले आता है. एंड दे आर रेडी टू बिगिन अ न्यू सीक्वेंस ऑफ एक्टिन बाइंडिंग. अब वो दोबारा तैयार हो जाते हैं कि दोबारा मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करे, दोबारा पावर स्ट्रोक हो और आपका ADP और फॉस्फेट रिलीज हो जाए, फिर दोबारा ATP आके बाइंड करे, डिटैच हो, फिर हाइड्रोलाइज होकर इसको कॉक पोजीशन में लाए और ये पूरी साइकिल रिपीट हो. ये थी हमारी क्रॉस ब्रिज की साइकिल. अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, अब उसको रिलैक्स होना है. ऐसा तो नहीं अगर आपकी मसल, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो मसल है डायफ्राम जिसका काम होता है आपको सांस लेने में मदद देना. अब अगर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके ही रह जाए, ठीक है, या आपकी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करके बीच में रुक जाए, तो अगर रिलैक्स नहीं होगी तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, या दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो दोबारा ब्लड पुश नहीं करेगी. सेम गोज फॉर योर डायफ्राम की मसल जिसका काम होता है सांस में मदद देना. अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा तो अब ना तो ऑक्सीजन अंदर आएगा और ना CO2 बाहर जाएगा, तो फिर उससे आराम से डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो यानी कि रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है. तो होता क्या है, अब जब नर्व इम्पल्स आना रुक जाएगी, तो नर्व इम्पल्स आना रुक गई है, अब दो काम होंगे. पहला काम क्या होगा, तो एसिटाइलकोलिन, जब तक नर्व इम्पल्स आती रहेगी एसिटाइलकोलिन आपके ये जो नर्व इम्पल्स का कोना था ना एक्सोन टर्मिनल, वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता जाएगा. पर जैसे ही नर्व इम्पल्स आना बंद हो जाएगी तो एसिटाइलकोलिन जो यहाँ पर बीच में मौजूद था ना, इसको हमने ख़त्म करना है. अब कौन ख़त्म करता है, इसको ख़त्म करता है एक एंजाइम जो कि सिनेप्टिक स्पेस या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद होता है. उस एंजाइम को कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज. तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वो एंजाइम है जो क्या करता है, आपके एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है. अगर एसिटाइलकोलिन ना टूटे और वहाँ सिनेप्स में रहे तो मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है. ठीक है, सब तो पहला इवेंट क्या हुआ, जब सिग्नल आना बंद हो गया तो उसके बाद एसिटाइलकोलिन को हमने तोड़ दिया. ठीक है, अब जो कह रही है जो एंजाइम है सिनेप्स में प्रेजेंट होता है, जो सिनेप्स कहाँ पर होता है, मोटर एंड प्लेट पे होता है. जो एक्शन एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का ये प्रिवेंट करता है कि एक नर्व इम्पल्स की वजह से ऐसा ना हो कि मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहे. एक नर्व इम्पल्स आएगी तो मसल एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोबारा इम्पल्स आएगी तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो हमने एक इम्पल्स से मसल को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में नहीं रखना. तो यानी हमें कंटिन्यूस सिग्नल चाहिए होता है ब्रेन से, अगर हम चाहते हैं कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता रहे. और तो पहला काम क्या था, नर्व इम्पल्स जब आना बंद हुई तो क्या हुआ कि आपका जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज था उसने एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर दिया, तोड़ दिया. अगर एसिटाइलकोलिन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता. दूसरा काम क्या होता है ड्यूरिंग सेकेंड इवेंट, तो एसिटाइलकोलिन जब टूट जाता है ना, तो वो जो सार्कोलेमा के ज़रिए और आपके सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ज़रिए कैल्शियम सारा अंदर आया था और भर गया था और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन सारी हो रही थी, वो कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर चला जाता है और जो बच जाता है वो सार्कोलेमा के ज़रिए पूरे मसल फाइबर से बाहर चला जाता है. बट अगर आप चाहते हो कि सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर कैल्शियम बाहर वापस अंदर जाए, ठीक है, तो आपको ना ATP लगाना पड़ता है. तो ATP यूज़ होगा, अगर आप एनर्जी यूज़ होगी यानी ATP, जब ATP यूज़ हो जाएगा तो फिर कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर चला जाएगा. जैसे ही कैल्शियम अंदर चला जाएगा तो फिर उससे क्या काम नहीं होगा, जब कैल्शियम अंदर आया था तो उसने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया था और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने की वजह से ट्रोपोमायोसिन डीपोलराइज हुआ था और वो मायोसिन को उसने जगह दी थी कि वो बाइंड करे. अब जब कैल्शियम चला गया है तो मायोसिन दोबारा रीपोलराइज होकर अपनी जगह पर आ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन. जब ट्रोपोमायोसिन जगह पर आ जाएगा तो वो जगह जहाँ पर मायोसिन ने बाइंड करना था वो खाली नहीं है, तो अब मायोसिन बाइंड नहीं कर सकता. इस तरह मसल जो होती है हमारी वो रिलैक्स हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना ख़त्म हो जाता है. एंड दैट्स इट.